जय श्री राम दोस्तों। आप सभी को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए नव वर्ष 2024 उनके लिए ग्रह गोचर के अनुसार कैसे रहने वाला है। तो ये समझ लीजिए कि जब कन्या राशि की बात हो रही हो दोस्तों, तो यह समय ग्रह गोचर के अनुसार किस किस प्रकार से यह जो 4 ग्रह मैंने यहाँ पर मुख्य रूप से लिखे हुए हैं, देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, इनको लिखने का ये तात्पर्य था दोस्तों, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कम से कम 12.5 महीने किसी भी राशि में ग्रह गोचर करते हैं। उसके बाद शनि 2.5 साल और राहु और केतु यह कम से कम 18 महीने किसी भी राशि में रहते ही रहते हैं। और इन 4 ग्रहों से विशेष रूप से हमारे जीवन में क्या होता है, विशेष प्रभाव पड़ता है। बाकी जैसे भगवान सूर्य नारायण को मान लीजिए आप, तो यह क्या करते हैं, 1 महीने में राशि परिवर्तन कर देते हैं। मंगल 45 दिन, बुध 21 दिन और शुक्र 26 दिन यह क्या कर देते हैं, राशि परिवर्तन कर देते हैं। तो प्रभाव तो इनके कारण भी पड़ता है, मगर मुख्य रूप से जो पूरे वर्ष लगभग हमें 2.5 साल या 18 महीने या 12.5 महीने जो पूर्णतः हमें फल प्रदान करते हैं, यानी कि जिनके कारण हमें क्या होता है, अगर अच्छे भाव में बैठे रहते हैं तो अच्छा फल प्रदान हो रहा होता है। और अगर दोस्तों किसी प्रकार से असंगत ग्रह के साथ में बैठ जाते हैं या किसी पाप ग्रह के साथ में बैठ जाते हैं या किसी प्रकार से अपनी नीच राशियों में रहते हैं, तो वह क्या हमें क्या करते हैं, अनिष्ट फल की प्राप्ति करवाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि यह वर्ष 2024 का जो है, यह कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए कैसे रहने वाला है। सबसे पहले हम क्या करें, देवगुरु बृहस्पति के अनुसार हम देखें तो देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ बैठे हुए हैं, आपके अष्टम भाव में। और अष्टम भाव में बैठने का यह तात्पर्य है दोस्तों कि यह आयु का होता है, जीवन का होता है, और साथ ही साथ यह क्या करता है, आकस्मिक परिवर्तन इत्यादि भी बनाता है। मगर दोस्तों देवगुरु बृहस्पति को अष्टम भाव में उतना अच्छा नहीं माना गया है, यानी कि ये समझ लीजिए कि 30 अप्रैल तक यह जो डेट मैंने लिखी हुई है, 30 अप्रैल तक यह क्या करेंगे, मेष राशि में ही गोचर करेंगे। तो यहाँ पर हम 30 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति के द्वारा ये मान सकते हैं कि आपके लिए कुछ खास फलित नहीं हो रहे हैं, बल्कि थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य से लेकर सजग रहना पड़ेगा, स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना पड़ेगा। मगर दोस्तों उसके बाद ये मान लीजिए कि 30 अप्रैल के बाद आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति क्या करेंगे, एक बड़ा परिवर्तन ले आएंगे। और बड़ा परिवर्तन ये होगा कि जो आपके जीवन में अगर 2023 और 24 तक अप्रैल तक का समय आपका अच्छा नहीं रहा, तो दोस्तों उसके बाद ओवरऑल यह देवगुरु बृहस्पति के द्वारा आपको अच्छा फल फलित करने वाला है। तो ये मान लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति जब क्या कर रहे हैं, राशि परिवर्तन करेंगे। 1 मई को यह मेष राशि को छोड़कर वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और वृष राशि में प्रवेश करने का तात्पर्य यह है कि कन्या राशि के जो जातक हैं उनके यह भाग्य स्थान में आ जाएंगे। भाग्य स्थान में आने का ये तात्पर्य है कि यहाँ पर भाग्य में भी वृद्धि होगी, साथ ही साथ धर्म और तीर्थ में भी वृद्धि होगी। और शिक्षा के लिए, अगर उच्च शिक्षा के लिए आप प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यानी कि 1 मई से और वर्ष पर्यंत यह समय देवगुरु बृहस्पति जब आपके भाग्य स्थान में बैठेंगे, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः हम आते हैं पंचम दृष्टि। तो पंचम दृष्टि पड़ रही है आपके केंद्र भाव में, और जब केंद्र भाव पर पंचम दृष्टि पड़ रही हो तो यह ज्ञान के लिए भी अच्छा रहने वाला है। गौरव, विनम्रता और स्वभाव में कुछ लचीलापन, यानी कि आप किसी भी कार्य को करने में इस समय सक्षम रहने वाले हो दोस्तों। जब हमारे बल और मस्तिष्क में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो जाएंगे, वहां पर उनकी दृष्टि पड़ रही होगी, तो समझ लीजिए कि अवश्य ही हमारे जो भी कार्य बिगड़ रहे थे, जिनमें हमें दिक्कतें आ रही थी, वह कार्य हमारे क्या हो जाएंगे, सुलभ हो जाएंगे। यानी आसानी से उनसे हमें जो दिक्कतें थी उनसे हमें छुटकारा भी मिल सकता है। हम हर एक चीज को सोचने समझने में एक
अच्छी परख हमारे अंदर उस समय विराजमान हो सकती है। उसके बाद षष्ठम और सप्तम दृष्टि यानी पूर्ण दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है, आपके तृतीय भाव में, यानी भ्रातृ भाव दोस्तों इसे कहते हैं। और साथ ही साथ स्वयं का भाव भी है और पराक्रम भाव भी यह होता है। तो कहने का तात्पर्य, भ्रातृ भाव का ये तात्पर्य है कि छोटे भाई बहनों के साथ में स्वयं का, आपका जो स्वयं का जो जीवन है। और पराक्रम दोस्तों क्या होता है कि पराक्रम का ये तात्पर्य होता है कि कई बार जीवन में कई व्यक्ति दोस्तों बहुत सारी मेहनत कर लेते हैं, बहुत सारी डिग्रियां भी हासिल कर लेते हैं, मगर जीवन में उनके कुछ भी उनको फायदा नहीं मिल पाता। तो ये समझ लीजिए कि अगर पराक्रम भाव में इनकी दृष्टि पड़ रही हो, और कई लोग ऐसे होते हैं कि मतलब वह छोटे से छोटा, मतलब उनकी जो एजुकेशन इतनी हायर नहीं होती, इतनी ज़्यादा नहीं होती, और उसके बावजूद भी दोस्तों वह बड़ी बड़ी चुनौतियों का भी सामना कर लेते हैं और साथ ही साथ अच्छे पद प्रतिष्ठित भी हो जाते हैं। किसके बल पे? पराक्रम यानी जो भी वह मेहनत इत्यादि करते हैं। तो जब पराक्रम में वृद्धि आपकी होने वाली है, यानी कि जब ये आपके भाग्येश में बैठेंगे, सप्तम दृष्टि इनकी यहाँ पर पड़ने वाली है, तो यह आपके पराक्रम भाव में भी स्वयं के लिए भी आपके लिए अच्छे रहने वाले होंगे। यानी कि देव गुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि भी आपके लिए अच्छी फलित हो रही है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं इनकी नवम दृष्टि। तो नवम दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है? आपके संतान भाव में। संतान भाव है विद्या बुद्धि का भी है, और साथ ही साथ यह क्या है, मंगल कार्यों से संबंधित भी यह भाव है। तो संतान के लिए यह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी भी प्रकार से संतान के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और उसके बाद विद्यार्थियों के लिए भी यह समय क्या है, अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ मंगल कार्य से संबंधित है दोस्तों। तो अगर आप एक अच्छे जीवन साथी की तलाश में हैं तो वह कार्य भी आपका इस समय संपन्न हो सकता है। और षोडश संस्कारों में जैसे दोस्तों नामकरण इत्यादि हो गया, चूड़ाकर्म इत्यादि संस्कार इत्यादि हो गए, ऐसे मंगल कार्य आपके जीवन में कुछ न कुछ, पारिवारिक जीवन में आपके कुछ न कुछ होते रहेंगे। तो यह कार्य, अगर हम यह सारी बातें देखें तो देव गुरु बृहस्पति की आपके लिए फलित होने वाली हैं 30 अप्रैल के बाद। उसके बाद पुनः दोस्तों हम आते हैं शनि में। तो शनि बैठे हुए आपके छठे भाव में। छठा जो भाव होता है यह शत्रु का होता है, चिंता का होता है, रोग ऋण का होता है, साथ ही साथ मुकदमे से संबंधित, यानी आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई केस इत्यादि चल रहा होता है, यानी कि भूमि भवन से संबंधित कोई विवाद चल रहा होता है या अन्य कार्यों से संबंधित कोई विवाद चल रहा होता है, तो उससे विजय प्राप्ति के लिए यह स्थान ही देखा जाता है। और अगर किसी प्रकार से उसमें विजय प्राप्ति नहीं हो पाती तो दोस्तों अपयश तो फिर मिलता ही मिलता है। तो इस भाव से विशेष रूप से यह देखा जाता है। मगर जब भी यहाँ पर कोई क्रूर ग्रह, कोई पाप ग्रह यहाँ पर बैठे, यानी कि शनि जो है वह क्रूर ग्रह भी हैं, और जब यह यहाँ पर बैठे हुए हैं तो अवश्य ही इस समय आपका जो रिपु भाव है वह क्या है, बलहीन हो रहा है। यानी कि जो आपका शत्रु दल है दोस्तों वह इस समय आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी इसके दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों जो मैंने आपको जिस प्रकार से बताया कि किसी प्रकार का कोई केस इत्यादि चल रहा है, कोई किसी भी संबंधित यानी भूमि उनसे संबंधित कोई दिक्कतें जीवन में आ रही हैं, तो उनसे संबंधित सारे केस आपके इस समय क्या हैं, आपके हित में रहने वाले हैं। यानी कि आपको फलदायी यह समय रहने वाला है शनि के दृष्टिकोण से। और एक चीज का विशेष रूप से दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, यह ऋण क्षेत्र भी है। तो अगर हमारा कार्य क्षेत्र बढ़िया चल रहा होता है, कारोबार इत्यादि बढ़िया चल रहा होता है, तो समझ लीजिए जब भाग्य में देव गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं तो भाग्य अवश्य ही हमारा अच्छा रहेगा। तो जब भाग्य हमारा अच्छा रहेगा तो उस समय क्या है, ऋण, यह ऋण क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ऋण क्षेत्र का ये तात्पर्य है कि अगर किसी का किसी प्रकार से कोई लेन देन है तो उसे क्या कर देना चाहिए, निपटा देना चाहिए दोस्तों। क्योंकि क्या होती है कि किसी की ब्लेसिंग, कई बार क्या होता है कि हम दान भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, कई बार कई चीजें दिखावे के लिए हो जाती हैं, मगर क्या होता है उसके साथ साथ में कि किसी का कोई कर्जा देने वाली बात है या कहीं पर कोई बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो वैसा कार्य हम नहीं कर पाते और ऐसा कार्य हम यहाँ कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वह क्या होता है कि यहाँ जो ब्लेसिंग हमें मिल रही है दोस्तों वह निष्फल हो रही है उसके बल पे। तो किसी का अगर हमने लेना देना, यानी कभी किसी ने हमारे बुरे वक्त पे अगर हमारा सपोर्ट किया है
तो जब उसका बुरा वक्त आता है, यानी कि अगर उसका बुरा वक्त नहीं भी आए दोस्तों, जब हम उस बुरे दौर से गुजर जाते हैं तो अवश्य ही हमें सबसे पहले उनका धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद करने का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि जो हमने उनसे धन ले लिया है उसे लौटा देना चाहिए, क्योंकि शनि जो ग्रह है यह न्याय प्रिय ग्रह है। न्याय यानी अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो यह अच्छा फल फलित करते हैं, और बुरा करते हो तो फिर बुरा फल ही फलित करते हैं, यानी कि फिर रोग ऋण इत्यादि क्षेत्र आपका क्या हो सकता है, बढ़ सकता है अगर इस प्रकार से आप अपना यह समय रखोगे तो ये मान लीजिए कि कुल मिला के शनि भी जो आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, इनके दृष्टिकोण से भी यानी ग्रह गोचर के हिसाब से यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः दोस्तों हम आते हैं राहु में। तो राहु बैठे हुए हैं आपके सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में राहु बैठने का ये तात्पर्य है कि यह दैनिक व्यवसाय के लिए तो बढ़िया रहने वाला है दोस्तों, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा रहने वाला है, मगर जीवन साथी के साथ में इस समय थोड़ा सा क्या है, कुछ ना कुछ छोटे मोटे वाद विवाद आपके चलते रहेंगे। तो किसी प्रकार से भी आपको इन चीज़ों से क्या है, बचना है, यानी कि किसी प्रकार से भी बाहर की कोई चीज़ें घर में नहीं लानी है। और साथ ही साथ दोस्तों क्या है कि जो बाहर की बातें होती हैं उनको बाहर ही निपटा के आ जाना है। कई बार क्या होता है कि घर में तो सब कुछ खुशहाल रहता है, मगर बाहर से कई टेंशनें हमारी होती हैं, और घर में आके फिर हम क्या कर देते हैं, अपने जीवन साथी के साथ में सारी वो है भड़ास निकाल देते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि हमारा जो वैवाहिक जो जीवन होता है उसका जो तारतम्य होता है दोस्तों वह बिगड़ जाता है, और उससे मानसिक क्लेश हमारा बहुत ही अधिक बढ़ जाता है राहु के कारण। मगर राहु सप्तम भाव में होने से आपके दैनिक व्यवसाय में अवश्य ही यह उन्नति करने वाला होगा, मगर यह क्या है, प्रत्यक्ष शत्रुओं का क्षेत्र भी है। तो दोस्तों जब यहाँ पर राहु बैठा हुआ है, अगर आपको लगता है कि मेरे दैनिक व्यवसाय इत्यादि में कोई मेरा अहित कर सकता है, या किसी प्रकार से कोई मतलब जो जॉब इत्यादि में कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो मेरा अहित कर सकता है, तो समझ लीजिए कि उससे थोड़ा सा आपको क्या करना है, बच के रहना है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष शत्रुओं का क्षेत्र भी है। और प्रत्यक्ष शत्रु का ये तात्पर्य होता है कि उसको हम अवश्य ही जान लेते हैं कि इस व्यक्ति के द्वारा मुझे यह अहित मेरे जीवन में हो रहा है, तो उनसे थोड़ा सा आपको बच के रहना है। उसके बाद पुनः हम आते हैं केतु के दृष्टिकोण में। तो केतु आपके बैठे हुए हैं केंद्र भाव में। केंद्र भाव का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि शरीर, रंग, रूप और विवेक इत्यादि का यह क्षेत्र होता है, बल मस्तिष्क का यह क्षेत्र होता है। तो थोड़ा सा जब केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं तो मानसिक क्लेश थोड़ा सा यह क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो केतु का दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आपको, राहु और केतु का इस वर्ष अवश्य ही आपको उपाय करना है। उसके बाद पुनः हम आते हैं भगवान सूर्य नारायण की दृष्टिकोण से। तो भगवान सूर्य नारायण की दोस्तों मैं कुछ ही दृष्टियां आपको यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहले 14 अप्रैल से और 13 मई के मध्य जब यह क्या रहेंगे, अपनी उच्च राशि में रहेंगे। उच्च राशि यानी कि मेष राशि में रहेंगे, और मेष राशि का ये तात्पर्य है कि यह अपने अष्टम भाव में रहेंगे। तो अष्टम भाव का ये तात्पर्य है दोस्तों कि यह मार्केश भाव है, तो थोड़ा सा दुर्घटनाओं से संबंधित यह क्षेत्र आपका इस समय रह सकता है, तो थोड़ा सा आपको बचना है। और बाकी रही बात, तो जब यह अष्टम भाव में बैठेंगे तो अवश्य ही यहाँ पर अपनी उच्च राशि में बैठेंगे, तो अवश्य ही थोड़ा सा यह क्या करेंगे, आपके आकस्मिक धन लाभ के योग भी बनाएंगे, और आकस्मिक यात्राओं के योग भी यह अवश्य बनाने वाले होंगे। यानी कि ये सोच लीजिए कि जब सूर्य नारायण अष्टम भाव में अपनी उच्च राशि में होंगे, तो दोस्तों अगर कोई आपका ऐसा कार्य है कि जो मतलब विदेश गमन से संबंधित कोई कार्य है, तो आप उस कार्य को कर सकते हैं। अगर आप विदेश में रहकर ग्रीन कार्ड इत्यादि हासिल करना चाहते हैं, तो सूर्य नारायण जब आपके कहाँ बैठेंगे, अष्टम भाव में उच्च राशि में बैठेंगे, तो इससे संबंधित कार्य अवश्य ही आपके बन सकते हैं। और साथ ही साथ थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, किसी प्रकार से गलत खान पान आपको नहीं करना। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं 16 अगस्त से और 16 सितंबर के मध्य, जबकि भगवान सूर्य नारायण क्या है, स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं। स्वयं यानी द्वादशेष भाव में बैठेंगे। द्वादशेष भाव भी दोस्तों व्यय भाव में बैठेंगे।
तो इस समय यह खर्चा अवश्य करवाने वाले होंगे। फिर द्वादशेष भाव दोस्तों विदेश गमन का भी होता है। तो जब भगवान सूर्य नारायण अपनी स्वयं की राशि में 12वें घर में होंगे तो इस समय विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं आपकी, और साथ ही साथ विदेश गमन के लिए आपका अच्छा योग रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप विदेश में रहकर ग्रीन कार्ड इत्यादि हासिल करना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि उससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी, वह भी आपका प्रयास सार्थक हो सकता है। उसके बाद पुनः दोस्तों हम देखेंगे 17 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य सूर्य नारायण कहाँ रहेंगे, अपनी नीच राशि यानी तुला राशि में रहेंगे। तुला राशि का ये तात्पर्य दोस्तों यह इनकी नीच राशि होती है, और नीच राशि में जब यह रहेंगे द्वितीय भाव में यह रहेंगे तो धन धान्य संपत्ति के लिए तो यह समय अच्छा रहेगा, क्योंकि द्वितीय भाव एक ऐसा होता है कि यह यहाँ पर कोई इस प्रकार का कोई ग्रह बैठता है तो अवश्य ही वह फल फलित करता है। मगर कुटुंब से लेकर वाद विवाद इस समय आपके जारी रहेंगे, यानी कि पारिवारिक उलझनें चलती रहेंगी, और पारिवारिक जीवन में दोस्तों वाद विवाद कुछ न कुछ चलता रहेगा। तो थोड़ा सा इन चीज़ों से लेकर भी हमें क्या रहना है, सतर्क रहना है। कोशिश करनी है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा यह कोशिश प्रयास हमारा रहना चाहिए कि किसी प्रकार से हमारे मुंह से कोई अपशब्द किसी के लिए न निकले, ताकि जो फालतू के वाद विवाद हैं दोस्तों वह घर में न हो पाए। तो कुटुंब के साथ में थोड़ा सा यह उतना अच्छा आपसी सामंजस्य बना के नहीं रखेगा, आपसी तालमेल बनाकर नहीं रखेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों आपको प्रयास करना है कि परिवार के साथ में अच्छा जो तालमेल है वह बनकर रहे। उसके बाद पुनः दोस्तों हम आते हैं भूमिपुत्र मंगल। तो भूमिपुत्र मंगल लगभग दोस्तों किसी भी राशि पर 45 दिन का इनका क्या रहता है, गोचर रहता है। और उसके बाद पुनः हम आते हैं बुध। तो बुध 21 दिन और शुक्र क्या है 26 दिन किसी भी राशि में गोचर करते हैं। किसी भी राशि का ये तात्पर्य होता है कि लगभग भगवान सूर्य नारायण के साथ या एक घर पीछे या एक घर आगे यह क्या करते हैं, गोचर करते हैं। तो उसके अनुसार भी भगवान सूर्य नारायण का फल फलित कई बार होता है। तो ये मान लीजिए कि कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह वर्ष इस प्रकार से रहने वाला है। तो दोस्तों यह तो एक संक्षिप्त जानकारी थी जो हमने आप तक पहुंचाई। तो दोस्तों किसी भी प्रकार से अगर अपनी कुंडली का आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।